हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भव्यांश और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन फॉर सक्सेस। मैं आज आपके सामने भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर के आया हूँ। ये भाग 1 है। भाग 1 मैं पहले बना चुका हूँ, ये भाग 2 होगा। इसमें 61 से लेकर के 125 तक के प्रश्न होंगे। तो देखते हैं हम बिना देर किए अपने अगले भाग को। सवाल है हमारा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यानी कि वो किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र, कनाडा गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा, केवल एक ही देश ऐसा था जहां पर प्रतिभा और अनुभव और सेवा को वरीयता दी जाती थी। वहां से हमने इसको लिया और वो देश है आयरिश, यानी कि आयरलैंड का संविधान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया है? यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात आ रही है, ये पहले संविधान में नहीं थे। यानी कि जब संविधान बना था तो उस समय पर मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। और ये कहाँ से लिए हमने, किस देश से लिए? देखते हैं, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। हमने रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यानी कि मूल अधिकारों की घोषणा कहाँ से ली गई है? तो सबसे पहले हम एक बात जान लें, सबसे एक देश है जिसका संविधान सबसे पहले बना है और उसका नाम है यूएसए। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 1789 में इस देश का संविधान बन के तैयार हुआ और इसने सबसे पहले अपने यहाँ पर प्राकृतिक अधिकारों को जोड़ा था। तो जब जोड़ा था तो ये देखते हैं, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह इसका ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। यहाँ से हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, यानी कि संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो हर कोई जानता है इसे, जो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा कि वो आंख बंद करके बता देगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? तो जब मूल संविधान था उस समय पर 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियाँ थीं और 22 थे भाग। तो ये हमारे मूल संविधान की रचना थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना 66वां प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? मैंने ऊपर भी बताया गया कि 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। तो आज भी हमारे 22 भाग ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना 67वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? यानी कि ऐसा भाग कौन सा है जहां पर राज्य और केंद्र के आपस में संबंध हैं? तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन, भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय फर्स्ट और भाग 12 अध्याय 2। तो दोस्तों भाग ए में अध्याय भाग 1 11, भाग 11 और अध्याय 1 में हमारा संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है। विधायी संबंध का मतलब है कानूनी संबंध, कानूनी संबंध से है। दोस्तों ये पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है। तो ये भाग 11 का मतलब है हमारे कानूनी संबंध से, कानूनी संबंध से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दोस्तों 68वां प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है? तो दोस्तों जब हम सूची की बात कर रहे हैं तो हमारी सूची जो थी, यहाँ सूची कितनी थी? 12 अनुसूचियाँ थी। और पहली अनुसूची जो है वो हमें भारत के राज्यों के बारे में विवरण प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो है 68 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 69वां प्रश्न, यदि भारत संघ
कि एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि यदि कोई नया राज्य बनाया जाता है सीमाओं में परिवर्तन करके या किसी देश के क्षेत्र को अधिग्रहण करके, तो सबसे पहले हमें कहाँ संशोधन करना होगा, पहली अनुसूची में, क्योंकि पहली अनुसूची ही जो है वो राज्यों का विवरण देती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 70वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, ये बहुत बार अभी मैं बता चुका हूं, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है कि कोई भी सरकार आने वाले समय में उनमें संशोधन नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये एक अनुसूची 9 है, ये 9वीं अनुसूची है जिसमें भूमि सुधार की अवधारणा दी गई है। और 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है इसमें जो भी विवरण डाल दिया जाएगा उसका मूल्यांकन, उसका संक्षिप्तीकरण न्यायालय कभी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसका पुनरावलोकन भी नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, यानी कि आर्थिक योजना का विषय क्या है। तो यहाँ जो है आर्थिक का मामला जब आएगा तो हमारे यहाँ 2 तरह की सरकार है, एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है। इन दोनों को अपने अपने यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, वो अपना आर्थिक क्षेत्र विवरण बना सके। लेकिन जहाँ भी राज्य का कानून लागू है और वहाँ पर केंद्र कानून बना देता है तो राज्य का कानून नील एंड अवॉइड हो जाता है और केंद्र का कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है। तो ऐसी सूची कौन सी है, तो ऐसी सूची है हमारी समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों अपना 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। यह समवर्ती सूची का कौन सा विषय है, तो पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन और विदेशी मामले। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जो हमारा बी ऑप्शन है आपराधिक मामले, सीआरपीसी जो है इसको चेंज करने का, अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रावधान समवर्ती सूची में राज्यों को भी दिया गया और संघ को भी दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, बी ऑप्शन आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। क्यों का पुलिस हो गया राज्य सूची का विषय, ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ये हो गया रेडियो टेलीविजन आपका संघ सूची का विषय और विदेशी मामले भी संघ सूची का विषय है। तो केवल एक ही विषय बचता है हमारे पास में, आपराधिक मामले। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में कौन सी है, तो देखिएगा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये क्या है, ये राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर जो है ये संघ सूची का विषय है और निखात निधि ये भी हमारा संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पर जो है समवर्ती सूची का विषय एक ही बचता है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये हमारा जो है बी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में यहाँ कौन सा विषय है इस बात को देखिए, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है और ये शिक्षा जो है ये किसका विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है और कृषि है यहाँ पर राज्य सूची का विषय। तो यहाँ पर शिक्षा बी ऑप्शन एक ऐसा है जो समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों ये पहले जो शिक्षा है 42वें संशोधन से पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन जब 42वां संशोधन कर दिया 1976 में तो इसको किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना 76वां प्रश्न। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है, ये मुझे अच्छी लगी जिसे मैं लेकर के आया और मैं इसके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को सुविधा हो, प्रत्येक बुक ना खरीदनी पड़े। तो ये हमारा राज्य व्यवस्था का भाग चल रहा है, इसमें से ये एस चंद की बुक है जिस पर एक ट्रस्ट किया जा सकता है, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम अपना 76वां प्रश्न, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों इसका विवरण मैं पहले ही दे चुका हूँ, 42वां संशोधन। तो देखिएगा 42वां संशोधन कहीं आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 77वां प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून ये
संविधान के प्रारंभ में नहीं था। ये कब लाया गया? ये 1985 में लाया गया। कब लाया गया था? 1985 में। और कब? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी यहाँ पर, 10वीं अनुसूची यहाँ जोड़ी गई थी। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा 77 में आपको। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, 78वां प्रश्न। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए दोस्तों, दूसरे रूप में इसको पूछ लिया गया है। तो 10वीं अनुसूची का मैंने अभी बताया था दल बदल विरोधी कानून से है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है वहाँ 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ पे तो संघ सूची पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, बशर्ते यदि राज्य का कानून बना हुआ है और वहाँ पर संघ भी कानून बनाता है तो राज्य का कानून नील एंड अवॉइड हो जाता है और संघ का कानून लागू हो जाता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। 7वीं संघ सूची के अंतर्गत उसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए बैंकिंग संघ सूची में आती है, बीमा संघ सूची में आता है, जनगणना संघ सूची में आती है। तो यहाँ पर गैस ऑप्शन होगा, गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 80वां प्रश्न। अस्सीवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? फिर वही दूसरे रूप में पूछ लिया। देखिए विदेशी मामले संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, रक्षा संघ सूची का विषय है, रेलवे संघ सूची का विषय है। तो एक ऑप्शन बचता है हमारे पास कृषि। ये हमारा किसका विषय है? कृषि। बताइए कृषि किसका विषय है दोस्तों? तो कृषि जो है हमारा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों अपना, नेक्स्ट प्रश्न 81वां प्रश्न। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का उल्लेख है। तो राज्य सूची का उल्लेख है, देखते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची, विद्युत, वन हमारी समवर्ती सूची, विद्युत हमारी समवर्ती सूची। अब हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस दोस्तों, आप ये कहेंगे रेलवे पुलिस कैसे राज्य सूची का विषय है? तो देखिएगा कभी आपने ट्रेन में यात्रा की हो तो वहाँ पर आपने देखी होगी जीआरपी पुलिस। जीआरपी पुलिस, ये जीआरपी पुलिस जो है प्रत्येक राज्य की अलग अलग होती है, जिनको रेलवे में सर्विस देना अनिवार्य होता है। तो इसलिए रेलवे पुलिस कहलाती है और इसका जो है राज्य सूची से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 82वां प्रश्न क्या है हमारा? 82वां प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज सम्मिलित है हमारा संघ सूची में नहीं, समवर्ती सूची में नहीं, अवशिष्ट सूची में नहीं, बिल्कुल ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। दोस्तों राज्य में ग्राम पंचायत का गठन करना ये राज्य का दायित्व होता है, इसलिए ये राज्य सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना, 83वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची सेकंड समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? तो देखिएगा पुलिस, ये क्या है? पूरी तरह से जो हमारा पुलिस है वो किसके अंतर्गत नहीं है? देखिएगा ये समवर्ती सूची की बात कर रहा है और पुलिस किसका विषय हो गया? राज्य सूची का। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था किसका हो गया? राज्य सूची का, क्योंकि राज्य में कानून स्थापित करना एक राज्य सरकार का दायित्व है। कारागार किसका होगा? ये राज्य सूची का विषय। तो हमारे यहाँ पर एक विषय बचता है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार, सीआरपीसी। सीआरपीसी जो है हमारा किसका है? ये दंड प्रक्रिया संहिता, ये हमारा समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत आता है? तो ये देखिएगा, सूची फर्स्ट केंद्र सूची, सूची सेकंड राज्य सूची, सूची थर्ड समवर्ती सूची। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, इस पर कानून बनाने का दोनों का दायित्व है, बशर्ते लागू किसी एक का ही होगा, या तो राज्य का या केंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 85वां।
सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो देखिएगा 7वीं अनुसूची जो है हमारा, इसके अंतर्गत ही कर लगाने का अधिकार है, जो संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है पूरी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 86वां, कौन सा राज्य सूची का विषय है? 86वां प्रश्न देखिएगा, निगम कर, जनगणना संघ का हो गया। आपका आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये किसका है? पूरी तरह से संघ का हो गया। और ये निगम कर, ये एक जो है निगम कर है, जो ये न्यायपालिका द्वारा लगाया जाता है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है रेलवे पुलिस, जो हम पहले बता चुके हैं, ये हमारा राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 87वां प्रश्न, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत, यानी भूमि सुधार जो है वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची देखिएगा, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यानी कि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष उपबंध किया गया, वो कहाँ पर किया गया? तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हमारी 12 अनुसूची दी गई हैं, तो 12 अनुसूची में 5वीं अनुसूची हमारी ऐसी है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विवरण दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 89वां प्रश्न, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों मणिपुर यहाँ पर ऑप्शन होगा, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर जो है अनुसूची 6 लागू नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 90वां प्रश्न, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया था? तो पंचायतों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो यहाँ पर ये पूछा गया है, लेकिन इसका थोड़ा चेंजमेंट होता प्रश्न कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखते हैं 226 द्वारा, नहीं, 243 द्वारा, 239 द्वारा, 219 द्वारा। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 243 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 91वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का विवरण दिया गया? तो दोस्तों एक अनुच्छेद ऐसा है 312, देखिएगा कहाँ पर दिया गया हो, किस ऑप्शन में। इसमें राज्यसभा को ये पावर दी गई है, यदि वो अपने यहाँ इस बात को पास कर दे कि देश के हित में आज के समय को देखते हुए कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना अनिवार्य है, तो वह लोकसभा को सिफारिश भेज सकती है और 1 वर्ष के अंदर लोकसभा इस पर कानून बना सकती है। तो देखिएगा अनुच्छेद 312 जो है यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 92वां, यह उद्देशिका से संबंधित है, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब यह संविधान लागू हुआ था? तो देखते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तो था ही, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो देखिएगा ये जो शब्द है ये पहले जुड़ा हुआ ही नहीं था 1950 में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों ये दो शब्द हैं, ये दो शब्द जो है कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन है। तो संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नामों से किया गया है? तो दोस्तों हमारे यहाँ या तो इंडिया कहा जाता है या क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि हिंदुस्तान भी नहीं कहा जाता और केवल भारत ही नहीं कहा जाता, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। नहीं, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र नहीं। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र नहीं। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। हाँ, ये ऑप्शन दोस्तों सही होगा, डी ऑप्शन। देखिएगा, जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये शब्द जो हैं, ये शब्द इसी सीरियल में है और यही हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 95वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देश तत्व? तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया धर्मनिरपेक्ष जो निर्धारित करता है वो संविधान की प्रस्तावना करता है और यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी कि 1975 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो थी उसमें शामिल नहीं था। तो बंधुत्व था, समानता था, संप्रभु था, तो दोस्तों अखंडता नहीं था। तो 3 शब्द थे ये जो जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष और आपका समाजवादी और आपका अखंडता, ये 1976 में जोड़े गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 97वां प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? दूसरे रूप में पूछ लिया गया है। तो देखते हैं, अभी मैंने बताया था एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य गणतंत्र। यानी कि यही होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या शब्द आए? यही शब्द आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 98वां प्रश्न दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। संशोधन कब किया गया है? ये एक बार किया गया है और ये जो है प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? केवल एक बार किया गया है। और कब किया गया? 1976 में। 1976 में क्या हुआ था? 42वां संशोधन किया गया था। तो आपको कहीं 42वां दिखाई दे रहा है दोस्तों? 17, 24, 42, 44। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 99वां प्रश्न। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों मैं बहुत बार बता चुका हूँ पीछे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 100वां प्रश्न देखते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में कब शामिल किए गए थे? वही प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना 101। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यानी पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? फिर वही प्रश्न आ गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? देखिएगा, गणतंत्र होता क्या है इस बात को हम समझ लेते हैं। जहां पर राजाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता वहां पर क्या होता है? राजतंत्र। जहां पर तानाशाही शासन होता है वहां पर होता है कुलीन तंत्र। और जहां पर राजाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है वहां पर होता है गणतंत्र। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चाहे अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, बशर्ते चुनाव होना चाहिए। तो जब चुनाव होता है तो भारत एक गणतंत्र है। तो आप देखिएगा इससे मिलता जुलता ऑप्शन कहाँ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बिल वो तो है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। भारत में संसदीय शासन है? नहीं है, बिल्कुल संसदीय शासन है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये भी नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है? हाँ जी, यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। गणतंत्र का मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 103।
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, कहाँ से शुरू होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हम भारत के लोग शब्दों से। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 104वां। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? अभी पीछे आई थी हम भारत के लोग, यानी कि सभी भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब सभी भारत के लोग। तो सभी भारत के लोग का मतलब है सार्वभौमिकता, यानी कि जो भारत है वो सभी का है। भारत का संविधान जो बना रहा हो सभी लोग बना रहे हैं मिलकर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। तो जो व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है वो सार्वभौमिकता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 105वां। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दिवसीय परीक्षा में देखिएगा, एसएससी 2017 में पूछा भी गया है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी देश जहाँ पर ये शब्द जुड़ा हुआ है उस देश का कोई अपना धर्म नहीं है, और न ही वो किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो देखिएगा इससे मिलता जुलता ऑप्शन ढूंढेंगे। भारत में अनेक धर्म है, बिल्कुल है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन ये तीनों में से कोई सा भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब उत्तर कौन सा हो सकता है? डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल, भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है और ना ही ये विशेष धर्म के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 106वां प्रश्न। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? जैसे मैंने बताया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लोक कल्याण शब्द नहीं आया, यही ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो। मैं अभी यूट्यूब के क्षेत्र में नया हूँ, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है। अभी मैंने 10-12 वीडियो अपनी डाली हैं, जैसी भी बनी है मोबाइल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आगे निरंतर सुधार जारी रहेगा और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 107वां प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? यानी कि स्वतंत्रता कौन सी नहीं है? विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी बिल्कुल है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी बिल्कुल है। तो हमारे इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 108वां। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। ये बाद में जोड़े गए। 77 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। 85 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल सही नहीं है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, बिल्कुल हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। ये 1950 में लागू संविधान के अंग थे ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 109वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कौन सा कहलाता है? देखिएगा सभी ने अलग अलग कहा है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, और जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। तो उद्देशिका, यहाँ जो उद्देशिका है वो संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 110वां। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो सबसे पहला कौन सा केस आया? यूनियन ऑफ इंडिया बना डॉक्टर कोहली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बनारसी दास, बिल्कुल नहीं। मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बिल्कुल नहीं। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस था ये उद्देशिका से संबंधित था, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया था कि उद्देशिका जो संविधान का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 111वां प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किसमें की गई है? तो देखते हैं, मूल अधिकारों में, या राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, या मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में। बिल्कुल दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा। ये तीन जो हैं हमारे
मूल अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये 3 जो हैं ये हमारे ये संविधान का बेस है, बेसिक। और संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में ये भी कहा है कि संसद जो है संविधान के बेसिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, बेसिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 112वां प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक बिल्कुल है, अध्यक्षात्मक नहीं है, अर्ध लोकतंत्र नहीं है, तो संसदात्मक यहाँ पर शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों यहाँ जो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 113वां प्रश्न हमारा क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, नहीं होता। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल नहीं होता। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, नहीं होता। हाँ दोस्तों, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये बिल्कुल होता है। यहाँ पर 113 का डी सही होगा, क्योंकि विधायिका कहा जाता है संसद को, कार्यपालिका कहा जाता है सरकार को। तो यहाँ पर संसद का सरकार पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 114वां प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में? तो सब जानते हैं कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति पद्धति में, केवल राष्ट्रपति में शामिल होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 115वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो एक संविधान संगत सरकार है, लोकतंत्रात्मक सरकार है, विधि का शासन है और सत्तावादी सरकार है। तो देखिएगा राजतंत्र की नहीं है, जो भारतीय राजतंत्र है उसकी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही होगा, सत्तावादी सरकार नहीं है, यानी कि एक बार जो सत्ता में आ गई वो कभी नहीं बदलती। यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी तानाशाह नहीं है, जनता सर्वोपरि है, जनता किसी को भी बागडोर देश की सौंप सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 116वां प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें सभी शामिल हो जाएंगे, कमजोर भी शामिल हो जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। 117वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में जो स्रोत है राजनीतिक का मैं पीछे बता चुका हूँ, यहाँ पर जनता सर्वोपरि है, तो जनता ही स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो एकल कार्यपालिका होगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 119वां प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल है दोस्तों, यह मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जनता सर्वोपरि है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 120वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनुमन्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इसीलिए जो है परिसंघीय है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, ठीक है। तो कैसा क्या है, यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, कठोर भी है और लचीला भी है। ये किससे विवरण करता है? जो संवैधानिक संशोधन है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित है, यानी कि क्या अंतर है देखते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका
और वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका, बिल्कुल ये भी और ये भी, ये दोनों समान है। लेकिन क्या है अंतर पूछा है, तो अंतर क्या है न्यायिक समीक्षा का। तो दोस्तों केवल विश्व में 2 ही देश ऐसे हैं, अमेरिका और भारत, जहां पर न्यायिक समीक्षा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 123वां प्रश्न, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण क्या है। इसमें अनेक संविधानों का अनुभव है, वो तो है ही, लेकिन इससे जरूरी नहीं है बड़ा विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ऐसा भी नहीं है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ऐसा भी नहीं है। यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, बिल्कुल सही, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ये इस एक ही संविधान में दोनों का विवरण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। जी ऑस्टिन ने, केसी हियर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने और डी बसु ने। तो हमारे जो केसी हियर हैं उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों अपना, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा है, तो ये आइवर जेनिक्स का कथन है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा कि भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।